तो आज हमारे साथ सुरेंद्र पाठक भैया हैं, सुनीता दीदी है इनकी श्रीमती, और उमेद भाई नाटा। वैसे सब परिचित तो है, फिर भी थोड़ा सा परिचय। तो सबसे पहले तो जो पाठक भैया और दीदी है ना, लगभग 20 साल हो गए ना मध्यस्थ दर्शन से जुड़े हुए। नागराज जी के साथ भी इनका बहुत ही है ना रहा, चर्चाएं रहीं। तो वो तो बढ़िया भैया बताएंगे ही अपने चर्चा में, लेकिन आज ये हमें सबका सौभाग्य है कि भैया और दीदी साथ में हैं और हमारे साथ अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन पर चर्चा करेंगे, और चारों दर्शन के जो सार हैं उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ फिर उमेद भाई नाटा जी भी हैं, है ना। नाटा जी और मैं, हम लोग 2012 से जुड़े हुए हैं, और अचोटी में जब अध्ययन शुरू हुआ था तो अहमदाबाद से हम लोग, मैं राजकोट से अहमदाबाद पहुंचता था तो पूरा हम लोग साथ में फिर अहमदाबाद से रायपुर जाते थे। तो इस तरह से हम सब अध्ययन में लगे हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय सबका, है ना। और यहाँ की स्थितियों की भी सबकी ओर से मैं भैया बताऊं कि हम लोग रोज 1 घंटा पुस्तक पढ़ रहे हैं, और पिछले 2 महीनों में हमने अभ्यास दर्शन पुस्तक का जो भी बचा हुआ था वो पठन किया है, और अनुभव दर्शन पुस्तक का पठन शुरू किया है, वो भी कुछ आधा किया है। तो इस तरह से हमारी भी स्थिति है, और सबका पूरा मन है कि जो भी हम और स्पष्ट हों ये पूरे 6 दिन में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भैया को देता हूँ पूरा। सबसे परिचय हाँ, सबसे मेरा नाम मनर कगथरा है, इधर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। और पहले शिविर गोपाल बाबू की थी, उसके बाद सोम भैया की 2 शिविर की, बाद में अध्ययन में जुड़े, हापुड़ 2 बार जाके आए। तो अभी ये 3 पुस्तक का अध्ययन पठन हुआ है। और विजय धंधोनी, हम ये इसी जर्नी में साथ ही हैं। यहाँ पे मेरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है। अभी 2-2.5 साल से UHV सेल है, उसमें हम कोऑर्डिनेट करें। हेलो, नमस्ते भैया। जिगर रत्नोत्तर 2014 से जब भी ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का जो एक चला था हमारा वर्कशॉप और वगैरह का, तब से हम इसमें हैं। और जो विजय भैया ने बताया कि भाई VCD सेल जो हमारे यहाँ चलता है उसको हम और बाकी के सभी मित्र साथ में मिलकर देखते हैं। और हापुड़ में अभी 1 साल का जो हमारा अध्ययन हुआ उसमें चारों दर्शन के ऊपर बात हमारे सामने आई, और फिर यहाँ पर भी ये जो अभी सेशन चल रहे उसमें हम सब साथ में हैं। नमस्कार भैया, मेरा नाम युवराज है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, और 3.5 साल से जुड़ा हूँ इस चीज़ से। और हापुड़ की जर्नी सबके साथ रही, और यहाँ पे भी सबके साथ पठन अभी हो रहा है डेली। तो काफ़ी ध्यान जा रहा है बातों पे अब पहले की तुलना में। और अब जब पठन करते तभी भी जैसे भैया बता देते कि हर एक लाइन में खुद को रख के देखो, तो अब वो नेचुरली मतलब वो बन रहा है। हर एक लाइन पे, हर एक पार्ट में कैसे खुद को रखें और खुद की कैसे जांच करें, वो बन रहा है। नमस्ते भैया, जय, मेरा नाम जय है और इसी डिपार्टमेंट से हूँ। और हापुड़ से थोड़ा इंटेंसिवली हम इसमें चल पा रहे हैं, और अभी दूसरा अध्ययन सत्र अभी आपके साथ शुरू किया है। नमस्कार भैया, मेरा नाम विवेक ठक्कर है। मैं बड़ौदा से हूँ, लेकिन आत्मीय में अभी 1 साल से आ रहा हूँ, तो आत्मीय के साथ भी अच्छा जुड़ गया हूँ। तो पहले तो हर बार बोलता हूँ इसके लिए आत्मीय का धन्यवाद कि मुझे ये मौका देते हैं और मैं यहाँ पर आके अध्ययन कर पा रहा हूँ। और पहले 2 शिविर किए थे सोम भैया के, अभी 1 साल से यहाँ आके धीमे धीमे इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।
नमस्कार भैया, मेरा नाम अमित परमार है, आईटी डिपार्टमेंट से है। 2015 से परिचय शिविर से स्टार्ट करके जुड़े और यहाँ पे जो अध्ययन शिविर होते हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं और अभी अभ्यास दर्शन का पठन कंप्लीट करके अनुभव दर्शन के पठन पे लगे हुए हैं और हर सैटरडे को अभी फैमिली गोष्ठियाँ भी होती है, वहाँ भी हम जा रहे हैं। नमस्ते भैया, मैं पीयूष काशियानी, आईटी डिपार्टमेंट से। 2017 के एंड से परिचय शिविर से जब सोम भाई की थी उसमें स्टार्ट हुआ और 2 परिचय शिविर और लगभग 4 अध्ययन शिविर हुआ और यही कैंपस में हुआ और यहीं पे हमने स्टार्ट किया जर्नी। तो बिफोर दी जर्नी स्टार्टिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी था कि सेल्फ जर्नी जो है वो इतने सारे जन्म ले रहे, फिर एंड हो रहे, फिर जन्म ले, तो ये सब क्या है, तो क्यों है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो उनको भी काफ़ी एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये जर्नी की काफ़ी जो डेप्थ है वो एक जांचने की ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी बहुत सारी अभी तक की जो जर्नी रही वो काफ़ी सुखद रही और इसके अंदर डेप्थ में जाने की और भी इच्छा है। थैंक यू सर। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। मेरा नाम पारस है, पारस कालरिया और आईटी डिपार्टमेंट से हूँ मैं। पिछले 2014 से तकरीबन यहाँ पे जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ करके स्टार्ट हुआ, गणेश बगरिया जी और उनकी टीम, पूरे गोपाल बाबू के काफ़ी सारे वर्कशॉप हुए, तब से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद परिचय शिविर और अध्ययन में, जैसा साथियों ने बताया, हापुड़ में अध्ययन के लिए 1 साल गए और उसके बाद फिर से यहाँ पे दर्शन का अध्ययन फिर से शुरू हुआ। तो तब से सभी लोग साथ में लगे हुए हैं और हमारा भी मेरा स्टेटस ऐसा है कि दर्शन के प्रति निष्ठा डे बाय डे बढ़ती जाती है। धन्यवाद। नमस्कार भैया, मेरा नाम HM टाक है। मैं फार्मेसी कॉलेज में यहाँ प्रिंसिपल हूँ और अगस्त 17 से जुड़ा हुआ हूँ। सोम भैया की 2 परिचय शिविर की है और ये जो मानव अभ्यास दर्शन चल रहा है उसमें हम अध्ययन करते हैं सभी ने। आई एम ऑलवेज इन दिस ग्रुप एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू वॉक। नमस्ते भैया, मेरा नाम चांदनी परमार है, फार्मेसी डिपार्टमेंट से हूँ और 2.5 साल से इसमें लगे हुए हैं। फर्स्ट सबसे पहले गोपाल बाबू की शिविर की थी, वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर सोम भैया की 3-4 शिविर हुई और इंदौर भी हम लोग फैमिली के साथ, वहाँ भी हमने 1 वीक की शिविर की थी। नमस्ते भैया, मेरा नाम चेतना गोहिल है। मैं भी 2015 से इस कंटेंट से जुड़ी हुई हूँ और 1 साल का जो अध्ययन हापुड़ में हुआ वहाँ भी मैं गई थी। तो अभी चारों दर्शन के पठन हो गए हैं और अभी उसमें और करना अभी बाकी है। मेरा नाम भगवती है। 2014 से यहाँ पे जितने हुए वर्कशॉप, परिचय शिविर वगैरह वो सब किए हैं। अभी अध्ययन यहाँ पे शुरू हुआ, उसमें सबके साथ जर्नी शुरू है और हर अध्ययन के बाद जीने में कितना आता है वो देखते हैं। मैं 2 साल से इस अध्ययन के रोशनी में कर रही हूँ अध्ययन और मतलब डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और अभी दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जांचनी है और जाननी है। तो इसमें और भी ज़्यादा लगाव डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और भैया हम अहमदाबाद में भी मिले थे, शायद आपको याद होगा। ख्याति जोशी, आईटी डिपार्टमेंट से हूँ मैं। हेलो, नमस्ते भैया, मेरा नाम रूपल दवे है, मैं लाइब्रेरी से हूँ और मैं भी 3 साल से इस अध्ययन में जुड़ी हूँ। इसमें हमारा पठन तो 3 बुक का हो गया है और पूरा समझने की अभी जारी है कोशिश। हेलो, नमस्ते भैया, मेरा नाम हेतल कगथरा है। मैं 2017 से परिचय शिविर किया है।
बढ़िया। नमस्ते भैया, मेरा नाम शीतल टांक है, लाइब्रेरियन हूँ। पहले तो स्वामी जी की करुणा कि उन्होंने इस दर्शन को जब पहले 2014 में जब उन्होंने पीटीयू में इसको देखा और उनको लगा कि नहीं ये करने जैसा है, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई, गणेश जी का आना, और फिर आप पूरा वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब भी आप थे। और दूसरा करुणा ये कि हमारे जैसे जो निकल नहीं पाते हैं अध्ययन के लिए हापुड़ या रायपुर वगैरह, क्योंकि परिवार लेके बैठे हैं, छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग भी हैं, तो निकल नहीं पाते, तो उसके लिए जो लास्ट ईयर से अध्ययन का यहाँ पर शुरू किया, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए करुणा की बात थी कि मैं उसकी वजह से जुड़ पाई अध्ययन में। और एक बहुत अच्छा सहयोग ऐसा है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको देख भी पा रहे हैं और उसका प्रयोग भी कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी ने वो फ्रीडम दिया है कि उसको हम स्टूडेंट्स तक ले जाने में या अपने डे टू डे लाइफ में उसको प्रयोग करना। तो everything is like, you know, we are able to see whether how much we have understood every minute, और there is openness कि okay evolve होना है। तो पहले ऐसा लगता था कि कब पहुंचेंगे, लेकिन अब वो निष्ठा बन चुकी है, पहुंच जाएंगे, मतलब हो पाएगा आराम से, यहाँ पर भी आराम से हो पाएगा। नमस्ते भैया, मेरा नाम मेघा श्री है, मैं एमबीए डिपार्टमेंट से हूँ और परिचय शिविर से 2016 से हम लोग जुड़े हैं। और अध्ययन रेगुलर तो नहीं हो पाता है, कंटेंट तो बहुत डेप्थ में है, बट जितना भी समझे हैं उसमें से ऐसा फील आता है कि एटलीस्ट 1% तक थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है लाइफ में। तो 1% इम्प्लीमेंट करने से अगर काफ़ी सारे सॉल्यूशन सामने हैं तो पूरा होने पर क्या, वो देखने का एक क्यूरियोसिटी है। भैया कंचन नाम है मेरा, बिलोंग टू एमबीए डिपार्टमेंट। 2016 में सोमदेव जी ने यह भरोसा दिलाया कि जो सूक्ष्म चीज़ें अपने अंदर चलती है इसको इंटेलेक्चुअलाइज और वर्बलाइज दोनों किया जा सकता है। तो ये भरोसा आने पे जो बेसिक कंटेंट हम लोगों ने परिचय शिविर में देखा, उसके बाद अध्ययन करने पे काफ़ी चीज़ें जैसे हम अपने आप में देख पाते हैं। एंड स्पेसिफिकली जब हर कोई आके अपना एंगल जब देता है तब एक नया होराइज़न खुल जाता है, ऐसा लगता है। तो मुझे बेसिकली जो अध्ययन हम लोग यहाँ पे करते हैं वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लगता है इन टर्म्स ऑफ नोइंग ऑल दी एंगल्स, जैसे सोमदेव जी, अजय जैन जी, सुरेंद्र पाल जी, और जिनसे भी अब तक अशोक गोपाला जी से भी जितनी भी बात होती है, वो सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में हम लोग काफ़ी चीज़ों का सॉल्यूशंस देख पाते हैं। So it is truly an opportunity for people like us, especially people who are associated with Adhyan. So looking forward for you, Bhaiya. મારું નામ ભાવના છે. મારું નામ ભાવના છે. પારસના મમ્મી છું. મેં એક પરિચય શિબિર કરી અમદાવાદ અને અહીંયા ગોપાલ બાબુની એક કરી હતી. એટલે મારો તો પહેલો જ અનુભવ છે, એટલે મને સારું લાગે છે. અને હિન્દી મને આવડતું નથી, ગુજરાતીમાં જ બોલવાનું થાય. मेरा नाम धर्मेश धंधोकिया है। हम फ्रॉम बिगिनिंग, जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई तभी से मैं कैमरा पर्सन की तरह, कोई हो ना हो मैं तो रहूँगा ही। बस ये कंटेंट को समझना है और इसमें इन्वॉल्व होना है। थैंक यू। परिचय देना है अपना? अच्छा, क्योंकि मैंने तो बहुत छोटे से दिया। मेरा नाम सुनीता पाठक है। पहले शादी से पहले सुनीता चतुर्वेदी थी, फिर पाठक हुई। तो सरनेम बदलता है, बाकी चीज़ें नहीं बदलती हैं। बाकी चीज़ें बदलती हैं जब कोई विचार हमारे अंदर आता है और
वो हमारे अंदर आकार लेता है और हम वास्तविकताओं को समझते हैं। तो मध्य दर्शन से जब अक्टूबर 1998 में मैंने पहला शिविर किया, बगड़िया जी उस समय शिविर लेना शुरू किए थे, तो तभी पहली बारी शिविर करने के बाद ये लगा कि ये वो जगह है, ये वो विचार है जिसकी मैं तलाश में थी। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो उस समय मेरे दिमाग में आकार लेते थे, और एक बहुत बड़ा जो मेजर क्वेश्चन था मेरे अंदर, जो एक परंपरा से हम लोग देखने में मैं अपने अंदर पाती थी कि जो महिलाओं की जो स्थितियां हैं परिवार और समाज में, वो उनको ज्ञान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, ज्ञानियों के रूप में, है ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी कि ऐसा क्यों है ना। वो एक बहुत मेजर बिग क्वेश्चन था मेरे लिए। तो जब मध्य दर्शन में बाबा से मिली, मैं शिविर में तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन जब बाबा से मिली तो वो जिस प्रकार से मेरे साथ प्रस्तुत हुए एज ए फादर, एज ए गुरु, तो मुझे लगा कि उन्होंने ये बात बोली कि बेटा जीवन रूप में सब समान होते हैं। जैसे अभी हम लोग, मैं लिफ्ट में चढ़ रही थी तो थोड़ा एक ऐसा मेरे दिमाग में व्यू है स्वामी नारायण को लेकर के कि यहाँ महिलाओं को लेकर थोड़ा एक डिस्टेंस है ना। वो मुझे कहीं से पता चला तो ध्यान जाता है ना उन्हीं चीज़ों पे। तो लिखा था लिफ्ट फॉर गर्ल्स और लिफ्ट फॉर बॉयज़। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं गर्ल्स में जाऊँ या कैसे, बिकॉज आई एम नॉट गर्ल, है ना। मैं तो जैसे भैया ने बोला भाभी आई है, तो मैं भाभी हूँ ना, या पत्नी हूँ, या बहन हूँ, या बेटी हूँ किसी की। आई एम नॉट ए गर्ल, माई बॉडी इज़ ए गर्ल, आई एम नॉट ए गर्ल, है ना। ये एक बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक जो मुझे लगता है हमारी परंपरा में, कि हमको फिजिक के तौर पर ही देखा जाता है, हमको मतलब पुरुषों को भी देखा जाता है, इसलिए तो बॉयज लिखा है। तो एक ये बहुत बड़ी जो भ्रम है वो टूटता है मध्य दर्शन के अध्ययन से, कि हम मानव हैं और मानव संतान के रूप में हम अपने को व्यक्त कर सकते हैं अच्छे से। तो एक ये विश्वास बना कि ज्ञान में हम प्रतिष्ठा को पा सकते हैं और सीख समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। बाबा के साथ बहुत अध्ययन मैंने जितना भी किया है बाबा के साथ ही किया है, क्योंकि उस वक्त इस तरह से अध्ययन की परंपरा नहीं थी जैसे अभी आप लोग के लिए उपलब्ध है, वैसा तब नहीं था। तब तो थोड़ी थोड़ी कोई हम लोग अमरकंटक जाते थे, बाबा के पास बैठते थे और उनसे सीखते थे। और थोड़ा मैं हठी भी थी कुछ मामलों में, तो मुझे लगता था कि जिसका बिहेवियर मुझे स्वीकार होगा मैं उसी से सीखूंगी। और जनरली हम सबको ऐसा रहता ही है ना, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता। तो मुझे बाबा के व्यवहार में जो भी चीज़ दिखती थी वो मुझे ऐसे लगता था कि एक ह्यूमन बीइंग ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमन शरीर में हो, होना तो ऐसा ही चाहिए। तो वो जो आत्मीयता थी उनका, जो वो विश्वास जो दिलाते थे ना, और उनकी सबसे बड़ी खास बात जो मुझे लगती थी कि वो अपने जैसा हमको बनाना चाहते थे। तो उनमें ये बड़ी तीव्र इच्छा थी कि तुम मेरे जैसा ही हो जाओ ना बेटा, जैसे मैं अभी जीता हूँ अनुभव के बाद मैंने जैसा अपने को समझा है। तो वो हर चीज़ इतनी उससे सिखाने की कोशिश करते थे। कभी मैं बोलती भी थी कि बाबा मुझसे नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुमसे नहीं बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बन रहा है तो उसको ऐसे करो ना तुम, या ऐसे नहीं बन रहा है तो तुम ऐसे करो, लेकिन तुमको बनेगा। ये जो विश्वास उनने दिया वो मुझे बहुत आगे तक लेकर के गया। और दर्शन को, चारों दर्शन काफ़ी अच्छे से मैंने अध्ययन किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से अध्ययन करा भी देती हूँ, है ना, आवश्यकता पड़ने पर जैसे भी है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे को दर्शन में कुछ कमी है, किसी की भी तुलना में मैं कम जानती हूँ, और अभी अनुभव तक तो पहुँचे ही नहीं है, तो मतलब अभी कुछ ना कुछ तो कमी है ही, है ना। तो इस आधार पर भी मैं अपने को काफ़ी अच्छे से देख पाती हूँ कि किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा यह है कि मुझे क्या स्वीकृत होता है ना। क्योंकि लोगों के साथ जब तक उनकी समझ पूरी, जब तक वो नागराज जी नहीं बनते हैं, तब तक वो उस तरीके से प्रस्तुत भी नहीं हो पाएंगे जैसी हमारी अपेक्षाएं हैं, है ना। तो कमोबेश जैसे भी हैं, और अभी हम भी नहीं हो पाए हैं, तो हम किसी से क्या अपेक्षा कर लें, हमारे भी व्यवहार में बहुत सारी कमियां होंगी। तो एक तो बहुत जो आप लोग के साथ अभी 4-5 दिन तो मैं हूँ ही, है ना, सहयोग से मेरा आना हुआ। तो
अभी हम लोग का जो विचार चलता है ना, वो आदर्शवाद से चलता है संबंधों में। और जब हम समृद्धि में आते हैं, जब शरीर के पोषण के अर्थ में, तो हम भौतिकवाद से गवर्न रहते हैं, हम सभी लोग। अभी भी ऐसे ही है। अभी दर्शन का इतने साल में मैं खुद भी कर जाती हूँ कई बार। अभी थोड़ी सतर्क हुई हूँ कि मैं सहअस्तित्ववाद के आधार पर बात कर रही हूँ कि मेरी ये बात आदर्शवाद के आधार पर है या ये मेरी बात भौतिकवाद के आधार पर है। ये तीन विज़न हमारे पास है, एक आदर्शवाद, एक भौतिकवाद और एक सहअस्तित्ववाद। सहअस्तित्ववाद में समाधान समृद्धि का एक साथ स्वरूप है ना। तो वैसा ही मुझे समझने को मिला है, उसी तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये बात मैं बहनों को ध्यान में रख के ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास की कमी होती है ना, वो इसलिए होती है कि हमको बचपन से उस कमी में रखा ही जाता, हमारा ओरिएंटेशन ही वैसा होता है। थोड़ा चुप रहो, थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा ज़्यादा मत बोलो, थोड़ा क्वेश्चन मत करो, है ना, संस्कारित नहीं हो, इस तरह से है। और ये होगा, आप इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आप यदि ज्ञान के आधार पर अपने को देख पाते हो तो आप प्रभावित नहीं होगे। जैसा दर्शन में बताया ही गया है कि हमको प्रभावित नहीं होना है ना। नहीं भी सही है तो कर लेंगे, इतनी क्या बुरा है, दिक्कत है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, थोड़ा सा हमसे भी हो जाता है ना। तो इसमें हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, हमसे गलती हो गई, हाँ हो गई ना, ठीक कर लेंगे इतनी क्या दिक्कत है। तो भी मेरे ख्याल से अनुभव दर्शन की अपन चर्चा करने वाले हैं आज, है ना। तो अनुभव दर्शन जब मैंने पढ़ा तो उसमें पहला लाइन था, अब ब्रह्म जिज्ञासा है। तो तब मुझे समझ आया कि इसका मतलब है कि मैं बाकी चीज़ें सब समझ चुकी हूँ, उनके निष्कर्ष पर आ चुकी हूँ, है ना। अब मेरे को ब्रह्म की जिज्ञासा है, क्योंकि अब बाकी जिज्ञासाएं मेरी शांत हो चुकी हैं। तो क्योंकि यदि बाकी जिज्ञासाएं हैं तो फिर उधर ध्यान नहीं जाता, है ना। और उसके बाद दूसरी लाइन जो लिखी हुई है उसमें कि मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति एवं असंदिग्धता ही ब्रह्म जिज्ञासा है, की योग्यता है ना। जब मैं और मेरे के संदर्भ में भ्रांति खत्म हो जाती है, वहाँ से फिर जब मैं अपने को पहचान जाता हूँ, तब ब्रह्म को पहचानने की आवश्यकता मुझ में बनती है। ऐसा मैंने अपने में पहचाना था जब मैंने अनुभव दर्शन को पढ़ा था। तो इसी चर्चा के साथ हम आगे आपके साथ 5 दिन रहेंगे और हम सब लोग मानव के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को पहचान पाएँ, उस प्रतिष्ठा को अपने विचार, कार्य, व्यवहार में प्रमाणित कर पाएँ और परिवार में उसकी परंपरा बना पाएँ। हम सब इसी आशय से यहाँ अध्ययन के लिए इकट्ठे हैं। उसमें मैं आपके सहयोगी रहूँगी, आप मेरे सहयोगी रहोगे। इसी विश्वास के साथ आपके साथ 5 दिन हूँ मैं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम उमेद नाहटा है। मैं और राकेश भाई ये थोड़े और पहले जनवरी 2013 में शुरू कर लिए थे। मेरा परिचय 2013 सितंबर अक्टूबर में हुआ और तब फिर मैं बाद में इनके अध्ययन शिविर में जुड़ गया था 2013 अक्टूबर के आसपास में। और एक सिलसिला पूरा हुआ और अध्ययन का सिलसिला है वो चल रहा है। अपने में देखूं तो एक जीवन में शिक्षा, मानवीय शिक्षा और व्यवस्था की तलाश थी। तो कॉलेज टाइम से ये लगने लगा था कि बाकी सब कुछ है पूरे संसार के अंदर में, एक मानवीय शिक्षा और व्यवस्था का स्वरूप न होने के कारण से जिस प्रकार की मानवीय ज़िंदगी होनी चाहिए, जिस प्रकार का सब लोगों का जीना होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। हालांकि उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है। तो उस तलाश के अंदर में जब 2013 में इससे परिचय हुआ जीवन विद्या से, तो लगा कि वो जो चीज़ है पूरी उपलब्ध हो गई है और मैं बड़ा रोमांचित हुआ था। फिर उसके लिए कुछ उपलब्ध जगह जहाँ पे ये जो प्रयोग है वो काफ़ी अच्छा से आगे बढ़ सके। तो आत्मीय के अंदर में
जो यहाँ स्वामी जी की निष्ठा है और आप लोग करीब 4 सालों से लगे हुए हैं और शिक्षा है वो एक मुख्य हिस्सा है व्यवस्था को, नई व्यवस्था को बनाने का आसान तरीका है। तो यहाँ पे लगता है कि वो एकेडमिक्स के अंदर में मानवीय शिक्षा और व्यवस्था का जो योगदान है उसके लिए आत्मीय यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी उपयुक्त जगह है। आप लोग सभी लोग एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं, तो जो आप लोगों का विषय का ज्ञान ऑलरेडी है, मैकेनिक्स का है या आईटी का है या मैनेजमेंट का है, तो उसके अंदर में ये जो मानवीय संदर्भ देकर के हम उस प्रकार का मानवीय शिक्षा का करिकुलम हम लोग अगर बिल्ड कर सकते हैं और वो यहाँ पे कर पाएंगे, उसके लिए रिसर्च करने के लिए, उसको बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त स्थल है। तो मेरे को लग रहा है कि हम दर्शन तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में ये वाली भी जो चर्चा है कि उस दिशा में हम मिलकर के कैसे शोध और वो पूरा बनाने में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और सभी प्रकार की स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। तो मेरे को लगता है कि अच्छा एक योगदान आत्मीय यूनिवर्सिटी का इस पूरी मानवीय व्यवस्था पूरे पृथ्वी पे बनाने के अंदर में योगदान होगा। तो उसके कारण से यहाँ पे आके काफ़ी रोमांचित स्थिति लग रही है। तो हम लोग अभी 5-6 दिन साथ में हैं, तो वापस एंड में रिव्यू करेंगे कि कहाँ पे हम लोग इस बात को आगे बढ़ा पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है माहौल, खूब बढ़िया। मेरा नाम विशाल छाया है, मैं डिप्लोमा मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ। करीबन 3 साल से हम ये परिचय शिविर से जुड़े हुए हैं और अध्ययन में भी रेगुलर है। मेरा नाम प्रवीण कालरिया है, पारस का फादर हूँ और उसी के साथ वो जब से है तब से मैं उसमें हूँ और एक शिविर की थी और ये पहला दिन है इसका। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मैं दिगंत मांडविया, मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग में वर्क कर रहा हूँ और 2-3 साल से सब जुड़े हैं साथ में। तो अभी तक की सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी है, बहुत गुस्सा और वो सब काफ़ी कम हो गया है और जो नॉर्मल लाइफ में भी हम अपने आप को झांक सकते हैं वहाँ तक की सिचुएशन तो आ गई है। मगर आगे भी और पूरा करना ही है। एक बार जुड़े हैं तो फिर वी हैव टू बी देयर, ये एटलीस्ट मानवीय तो होना ही है, तो वो तो एक इच्छा है ही। तो आप सब भी इतना समय निकालते हो और यहाँ पे आते हो, वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एटलीस्ट आपका भी योगदान है हमारी लाइफ में। थैंक यू ऑल। हाँ, मगर हमें भी वो एक और रहता है कि हमें जीवन के लिए कोई चिंता करता है तो एक अच्छे ही है, जैसे माँ बाप चिंता करते हैं वैसे आप भी है। थैंक यू। मेरा नाम निशा है। मैं यहाँ पे जब से कैंपस में स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग इसी में ज्वाइन हैं और सब लगभग सारी अध्ययन शिविर और सब में हमने किया है। हेलो, ठीक है ना, आवाज़ आ रहा है ना? हाँ। है? भैया थोड़ा सा हम शेयर करना चाहते हैं कि यहाँ कैंपस में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, एक तो हाँ
सुनीता दीदी ने जो जिज्ञासा बताई उससे मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हमारी ओर से देती हूँ। मैं यहाँ 12 साल से हूँ। मैं एक्चुअली गोवा से आई हूँ। इस संस्थान की जो भी हिस्ट्री है और यहाँ रीजनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जब देखते हैं तो एक चीज़ अप्रिशिएट करने जैसी थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिसमें लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, जैसे दरबार है, भरवाड़ है। बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी लड़कियों को कभी पढ़ने हायर एजुकेशन में नहीं भेजा जाता था। आज आपको जान के खुशी होगी कि हमारे कैंपस में 60% गर्ल्स पढ़ती हैं, 60% पॉपुलेशन गर्ल्स की हैं। इवन फैकल्टी में भी रेशो इट्स ऑलमोस्ट 50-50 ऑफ विमेन एंड दिस हेडशिप में भी यू विल सी अ लॉट ऑफ विमेन हेड्स एज वेल एज मेल हेड्स। तो प्लस एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स की प्रोग्राम रेगुलरली चलती हैं ताकि everybody understands that women plays an important role in building the society and so does स्वामी जी। सो उस चीज़ को मैं भी अप्रिशिएट कर पाई। इनिशियली जब मैं आई थी बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी व्यू पॉइंट था, बट व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द मैटर्स वेरी क्लोजली आई सेड गर्ल्स कुड टेक अप एस्पिरेशंस। देर आर हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं उसमें जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको मतलब दे हैव अ मोस्ट ऑफ दोज गर्ल्स एंटर इनटू आवर कॉलेज। तो एक बहुत माहौल स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन बहुत कंड्यूसिव रहता है लड़कियों के लिए। उस अर्थ में भी इट इज़ लाइक contribution of this institute to the society by providing that opportunity for girls in co-education. That is what I could appreciate. दूसरा हमारा वैल्यू एजुकेशन सेल है जिसके अंतर्गत मैंने तब भी बताया था यूजी और पीजी और रिसर्च में भी अभी एमफिल पीएचडी होगा, लेकिन स्वामी जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि विदाउट इंडक्शन प्रोग्राम इन यूएचवी और प्लस अभी कंपलसरी क्रेडिट कोर्स की तरह 2 क्रेडिट का कोर्स 1 फुल ईयर फॉर द फर्स्ट ईयर बच्चे इस कोर्स को करते हैं, जिसमें जिगर भैया और विजय भैया, पारिस भैया, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल ऑफ देम हु आर सिटिंग हियर, चेतना दीदी हैं, ख्याति दीदी, निशा दीदी, भगवती, ये सब लेक्चर्स उसका कंडक्ट करती हैं। उसका बाकायदा असाइनमेंट्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू वी आर एबल टू इवैल्यूएट। प्लस डेली 2 सेशन अध्ययन के चलते हैं, एक सुबह का सत्र चलता है और एक दोपहर का, एंड फैकल्टी हैव अ फ्रीडम टू ज्वाइन इन आइदर ऑफ द अध्ययन सेशन। 6 महीने में एक बार परिचय शिविर होते हैं, सोम भैया आते हैं हर 6 महीने में। प्लस सभी को अगर बाहर जाना है अध्ययन के लिए तो उनको ड्यूटी लीव दिया जाता है। जैसे हापुड़ गए थे 1 साल हमारे फैकल्टी, सारे फैकल्टीज़ उनका लोड एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये लोग आराम से जा सकें। प्लस अगर कभी इंदौर जाना है विकल्प शिविर या ऐसे अटेंड करने के लिए तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है ताकि ये लोग आराम से इस चीज़ को कर पाएँ। ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब एक संस्थान में इस तरह का वातावरण। और बार बार स्वामी जी का वो है कि किस तरह से और फैकल्टी इसमें जुड़े और पूरा एजुकेशन जो है वो वैल्यू बेस्ड हो। हमारी इस मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में ये पूरे एजुकेशन हो। यूसीएफ में भी हमारे फैकल्टीज़ ने पार्टिसिपेट करा था और परिवार गोष्ठियाँ हो रही हैं। रिसेंटली 23rd, 24th, 25th को राकेश भैया ने परिवार के काफ़ी लोगों का जिज्ञासा था कि हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं लेकिन टर्म्स समझ में नहीं आ रहे परिचय के बाद, तो उन्होंने पारिवारिक परिचय शिविर भी किया था ताकि सब लोग एक समान आ सकें। और अभी हर सैटरडे 2 घंटा परिवार के लोग मिलते हैं परिवार की गोष्ठियों के लिए। तो इस तरह से माहौल बना हुआ है और आई थिंक इट्स डूइंग, आई मीन काफ़ी अच्छी गति मिली है। अध्ययन जब से शुरू हुआ उस तब से स्कूल में भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है। जो रायपुर की जो है बुक्स थी उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो इस तरह से अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन स्वामी जी का वो था कि शुरू कर दो, कोई छूटे ना। तो उस अर्थ में ये 6 महीने की जो शिविर होती है परिचय शिविर, उसमें पूरा कैंपस बैठता है हमारा। 750 फैकल्टी हैं, 750 के 750 को बिठाया जाता है 7-8 दिन के लिए। उसके बाद जितने लोगों का अध्ययन का मन बनता है उनके लिए व्यवस्था की जाती है।
तो ये यहाँ का माहौल बना हुआ है। प्लस समृद्धि के लिए अच्छे प्रयास हुए हैं स्वावलंबन के, साबुन और अभी तो बिस्किट्स प्लस तेल और फिनाइल और इस तरह से मतलब सब लोगों ने यहीं पर ही ग्रुप बनाए, सबके परिवार के लोग उसमें जुड़े, तो वो भी एक प्रयास हुआ है। उसके लिए भी हम लोग प्लेटफॉर्म्स देते हैं ताकि बार बार हम लोगों तक इस मतलब हमारी कम्युनिटी तक एटलीस्ट इस बात को पहुंचाया जाए। જરૂરત છે હા હું જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ ગામથી આવું છું, ખેડૂત છું અને 15 પછીથી શરૂઆત ધીમે ધીમે થઈ, ક્યારેક વર્ષમાં એકાદી આવી શિબિર કરું છું ધીમે ધીમે। आपसे बाजू में मेरा नाम श्याम सोजित्रा है और मैं जूनागढ़ के केशोद में रहता हूँ। ये मेरी फर्स्ट शिविर है, मैं अपने दादा के साथ आया हूँ। नमस्ते भैया, मेरा नाम अमित राजदेव है और मैं MBA डिपार्टमेंट से हूँ। 2014 के बाद मेरा परिचय हुआ और अभी पठन में लगा हूँ भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। राकेश भाई कैसे शुरू करना, क्या करना, कौन सी पुस्तक से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है? जैसे आप ओवरऑल व्यस्त दर्शन का आधा हुआ है। हाँ हाँ, तो आपको जैसे कौन सा अध्याय में है? 23 अभ्यास दर्शन 23 है ना, 23 ठीक है ना। तो फिर मुझे लगता है कि आपकी अगर प्रस्तुति या आपकी ओर से कोई सार बात भी करनी हो तो जैसे आपका भी मन हो। ठीक है, तो सार बात में क्या लगता है? मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, कुछ और किसी का सजेशन हो तो। कैसे आगे बढ़ना है बताइए, किताब पढ़ के आगे बढ़ना है कैसे? है गले में ऐसे ऐसे। हेलो, जो मानव वाला जो चार्ट है, हाँ, सह अस्तित्व से लेकर के मानव के 4 आयाम, 4 अवस्थाओं वो वाला, तो वहाँ से जुड़ करके तो सब ठीक रहेगा ऐसे, ऊपर ही ठीक रहेगा। वो दबाव में अच्छा 5 मिनट में अभ्यास नहीं, हाँ अभ्यास नहीं है। 5 मिनट में अभ्यास हो फिर अच्छा लगेगा। हाँ वो वाला चल जाए, ब्रेक के बाद। हाँ चलेगा। तो हम लोग जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, है ना। आप लोगों ने व्यवहार दर्शन ठीक से पढ़ ही लिया है ना, मानव व्यवहार दर्शन जो है ठीक से पढ़ लिया है। तो मूल जो अनुसंधान है उससे तो परिचित है ही, है ना। तो मूल अनुसंधान है कि अस्तित्व से अस्तित्व है, अस्तित्व से अस्तित्व है, ऐसा बोला गया। फिर ये बात बोली गई कि जो अस्तित्व से अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास है और उसके बाद जागृति क्रम जागृति है। ये मूल बात जो है अनुसंधान में बोली गई है। तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अस्तित्व, मैं थोड़े छोटे शब्द लिख रहा हूँ, है ना, बराबर सह अस्तित्व, और इसमें विकास क्रम विकास, और इसके बाद जो है जागृति क्रम
जागृति, है ना। ये जागृति में हम लोग कह रहे हैं कि ये ज्ञानावस्था आ गई है। मूल अनुसंधान इतना ही है, इसको हम लोग अनुसंधान कह रहे हैं। इसमें जो समझने की बात है वो ये कहा जा रहा है कि सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, इसी का मतलब है सह अस्तित्व। ऐसा बोला जाए। तो ये बात किसको समझ में आ गई? आप में से कौन बोलेगा? सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, इसका मतलब क्या है? हाँ बताइए, सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, इसका मतलब क्या समझ में है? यहाँ से शुरू करते हैं ना, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। पारस भाई बताइए। एक माइक और होगा ना किसी का? ले ले। कर दिए भाई, थोड़ा सा इसको थोड़ा कम कर दे। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ सिंपल में कहे भैया तो जितना भी जड़ संसार है उसमें से आर पार सत्ता रहता है। तो जड़ के अंदर भी है और आजू बाजू भी है, मतलब पूरा जड़ प्रकृति है वो व्यापक में डूबा भीगा गिरा है और ये सहअस्तित्व बना ही रहता है। इससे मतलब व्यापक में से जड़ को बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसा स्थिति बना हुआ है। हाँ हाँ, इसको ये तो भाषा हो गई है ना। हेलो, ये तो भाषा है। ये आपके अनुभव में कैसे आती, समझ में कैसे आती? ये तो हमने भाषा के रूप में बोल दिया है ना। आपके समझ में कैसे आती? अभी जो क्रिया हो रही है, 3 क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, तो क्रिया का आधार है वो सत्ता है। कैसे? क्योंकि ऊर्जा उसमें डूबा, क्रियाशीलता वो डूबी है। हम जो जड़ चैतन्य प्रकृति डूबी भीगी गिरी है, इसलिए वो जो डूबी है इसलिए वो क्रियाशील है। भीगी है ऊर्जित है इसलिए ऊर्जित है, और गिरे है इसलिए नियंत्रित है। हाँ नहीं, वो तो ये सब भाषा है। ये समझ में कैसे आता है? ये तो आपने भाषा याद कर ली है, उसको रिपीट कर रहे हैं आप, है ना। इसको पहचानते कैसे? अभी मतलब वो ऊर्जा है, ऊर्जा में जड़ प्रकृति डूबी हुई है ना, इसलिए वो ऊर्जित है। ये पहचानने में कैसे आता है? पहले हम ये कह रहे हैं कि वो क्रिया नहीं है ना। जो क्रिया नहीं है फिर कह रहे हैं ऊर्जा है ना। फिर ये भी कह रहे हैं कि उससे होता है, उससे ऊर्जित होती है। तो यदि उससे ऊर्जित होती है तो क्रिया हो गई। संतुलन के अर्थ में कुछ हो रहा है। हाँ, वो सेंस कर पाते हैं। उस अर्थ में ये संपृक्तता दिखती है कि ये मतलब इन ह्यूमंस वी अफेक्ट ईच अदर एंड इन जड़
प्रकृति में अगर हम देखते हैं तो इफेक्ट देखते हैं, उसका प्रभाव देख पाते हैं। किसका? जड़ वस्तुओं का एक दूसरे के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव देख पाते हैं। हाँ। तो वो तो क्रिया का क्रिया पे प्रभाव है ना? मतलब क्योंकि सत्ता में संपृक्त है, उस वजह से एक नैसर्गिकता जो बनती है। हाँ। और एक संतुलन के अर्थ में कुछ हो रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस संपृक्तता, एक संतुलन के अर्थ में कुछ हो रहा है। थोड़ा सा और स्पष्ट करिए, पीछे पीछे। भैया जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें होने मात्र से, व्यापक में होने मात्र से मैं क्रियाशील हूँ। अगर मानव, ये तो भाषा है, मतलब मैं उसी का एग्जांपल देना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल जी। कि जैसे अभी हम 4.5 क्रिया को देख पा रहे हैं कि मेरा मन किसी एक चीज़ को करने का हो रहा है। सपोज मेरा मन हो रहा है कि आज मुझे सोना है बहुत सारा, पर फिर हम लोग वृत्ति में देख पाते हैं कि विचार कुछ और आ रहा है। तो वो जो विचार है वो हो सकता है कि सह अस्तित्व से अनुरूप हो, उसमें कुछ ऐड करे वैसा हो, या फिर उसके विरोध में हो। तो जब हम सह अस्तित्व को समझने जाते हैं तब एटलीस्ट ज्ञानावस्था में अपने आप को मानव कंसिडर करके ही हम कोई एग्जाम्पल बना पाएंगे। तो वो इच्छा, विचार और मन एक्चुअली क्या कर रहा है, इन सब पे ध्यान जाता है। फिर जब सह अस्तित्व में कुछ ऐड कर सकता है वैसा होगा तो सुखी होंगे, अदरवाइज दुख होता है, इसका भी भास आभास प्रतीति होता है। तो मैं सत्ता में संपृक्त हूँ और जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में संपृक्त है, और इसी को सह अस्तित्व बोल रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक बोल रहे हैं आप, जो भाषा में तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने स्पष्टीकरण दिया उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि आशा भी क्रिया है और विचार भी क्रिया है, इच्छा भी क्रिया है। तो जो क्रिया शून्य है, क्रिया शून्यता में संपृक्त है क्रिया, ये कैसे समझ में आता है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो सत्ता है उसमें संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, ऐसा हम बोल रहे हैं, है ना? और जो बात कर रहे हैं वो तो हम क्रियाओं की कर रहे हैं जी। क्या है? हाँ, खाली स्थान है। हाँ, नहीं, ये है आपको कैसे पता? फिर आप कह ही रहे हैं कि वो तो खाली स्थान है, तो खाली स्थान भी कोई वस्तु है क्या जिससे उसका होना सिद्ध होता है? खाली स्थान से ऊर्जा कैसे मिले? भरे स्थान से ऊर्जा मिल सकती? आपका जेब खाली है और आप कैसे किसी को ऊर्जा देंगे? नहीं, ये तो एजम्पशन है ना आपका, मिलती है, एजम्पशन है। इसको कैसे आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं? और यदि एजम्पशन है तो फिर अध्ययन कैसे करेंगे? अध्ययन तो उसी का हो सकता है जिसका होना सिद्ध हो। जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे खाली स्थान पूर्ण है तो मेरे अंदर भी वो पूर्ण होने की इच्छा है, वो पारगामी है तो मेरे अंदर भी वो पारगामी होने, ट्रांसपेरेंट होने की इच्छा है। खाली स्थान पूर्ण है, ये कैसे पता लगता है? भैया कंटेंट से। क्या कंटेंट? खाली स्थान इन्फिनिट है, उसमें हम कुछ एडलेस नहीं कर। खाली स्थान इन्फिनिट है, ये कैसे पता लगा आपको? हमारी दृष्टि जहाँ तक भी जाएगी, वहाँ तक जड़ चैतन्य दिख रहा है, और उस दृष्टि के मतलब उस जड़ चैतन्य के बीच में और उसके बाद जहाँ नहीं देख पा रहे वहाँ पे भी अवेलेबिलिटीज तो हैं। तो इस एक थॉट से हम ये सोच सकते हैं कि कुछ स्पेस में जड़ चैतन्य है। फिर जड़ चैतन्य को हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि व्यवस्था के अर्थ में दो से व्यवस्था होती है, तो इसलिए जड़ और चैतन्य, उसको फील करने के लिए हम बॉडी को एक एग्जाम्पल में लेते हैं कि बॉडी एज अ जड़ और हमारा जो सोल है दैट इज चैतन्य। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि बॉडी रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट बट सोल्स रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट।
बात कर रहे हैं ना, बॉडी भी एक क्रिया है और चैतन्य भी एक क्रिया है। दो क्रियाओं की, दोनों की रिक्वायरमेंट भी जो है वो भी क्रिया है ना। हाँ, अगर अलग अलग है दोनों की रिक्वायरमेंट्स तब तक वो क्रिया के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, पर समझ के रूप में फिर जो सोल है उससे ड्रिवन होने पर वो क्रिया अपने आप में भागीदारी के अर्थ में होगा। तो जैसे हम बोल रहे जड़ चैतन्य, भागीदारी भी क्रिया है, भागीदारी भी क्रिया है। नहीं, ये व्यवस्था है, ये कैसे पता आपको? नहीं, स्वनियंत्रित है ये भी कैसे पता है? ये तो रटे हुए शब्द हैं, सब याद कर लिए। हाँ, मैन भी मैन मेड नहीं है। मैन भी तो प्रकृति से ही बना है ना। मैन मेड क्या होता है? आप भी मैन मेड नहीं हो ना, आपका अपना होना भी मैन मेड नहीं है। हाँ, जड़ के फॉर्म में भी नहीं। शरीर तो भौतिक रासायनिक क्रिया है, मैन मेड क्या होता है इसमें? हाँ जी, थोड़ा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ ना पहले हाँ हाँ जी। पहले सह अस्तित्व को मैं खुद ऐसा समझ रही हूँ कि हमारे खुद का अस्तित्व है वो अकेले से नहीं है, मतलब सभी के सहयोग से, चारों अवस्थाओं के सहयोग से ये अस्तित्व है। हाँ, तो अवस्थाएं जो है क्रिया है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार में है ना, तो परिवार में सभी व्यक्ति क्रिया है। अपन तो बात कर रहे हैं सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य और उस चीज को मैं इस तरह से देख पा रही हूँ कि जैसे यदि मानव के रूप में मैं जड़ प्रकृति के साथ कार्य कर रही हूँ या मानव के रूप में और कोई मानव के साथ व्यवहार कर रही हूँ, तो हम दोनों क्रियाशील हैं। तो यदि वो क्रियाशील संपन्न होने के लिए बीच में कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई क्रिया हो नहीं रही है, जो खाली है, तो ही वो क्रिया मैं देख पाऊंगी और कर पाऊंगी। इस चीज़ को मैं इस तरह से महसूस कर रही हूँ कि बीच में जो खाली स्थान है उसमें कोई क्रिया नहीं है। इट मीन्स सब जगह ये है तो है, सभी जगह पे, क्योंकि हम इधर कोई कार्य करते हैं या फिर कोई व्यवहार करते हैं। तो यदि जो हमारे बीच में खाली जगह है, हम उसको कह सकते हैं उसका अस्तित्व नहीं है। नहीं, यही बोल रही हूँ कि उसका अस्तित्व है, ये हम मतलब इस तरह से शायद फील कर पाएंगे। दोनों भाषा बोल सकते हैं ना, अस्तित्व नहीं है ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब यदि नहीं होता तो हम जो बोल रहे हैं वो और सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो नहीं देख पाते और नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? मतलब जो आवाज निकल रही है वो तरंग के रूप में हाँ, आपसे मतलब आप तक पहुंच रही है और आप जो बोल रहे हो मुझ तक पहुंच रही है। तो बीच में जो खाली स्थान है उसमें कोई क्रिया हो रही होती तो वो शायद मुझ तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं? ये जैसे और क्रियाएं हो रही हैं बहुत सारा, ये कोई देखिए एसी वेसी कुछ की आवाज आ रही है ना, और मेरी आवाज भी आ रही है, वो पीछे कुछ बात कर रहे हैं उनका भी आ रही। मतलब वो तो फिर शायद इंडिविजुअल कैपेसिटी पर हम कर सकते हैं कि क्रियाएं एक साथ भी हो सकती है, एक क्रिया के अंदर दूसरी क्रिया भी हो सकती है। जैसे पानी बह रहा है उसमें भंवर भी बन जाती है ना, और पानी बहते हुए मट्टी को घोल लेता है, तो एक ही क्रिया में 25 क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं, उसमें क्या है? मतलब ये इसमें से सूचना तो ऐसी मिली है कि सब जगह खाली स्थान है, शरीर हो या चैतन्य हो उसमें भी दो परमाणु के बीच भी खाली स्थान है। मतलब वो तो हम नहीं देख पाते, लेकिन स्थान है या कुछ वस्तु है। खाली स्थान का मतलब होता वस्तु नहीं है, तो जो वस्तु है वो वस्तु के रूप में समझ में आना चाहिए ना, यानी वास्तविकता के रूप में। खाली स्थान कोई वास्तविकता नहीं होती। फिर हम तो ये भी कह रहे हैं कि ऊर्जा में संप्रक्त है ना, साम ऊर्जा है ऐसा बोल रहे हैं, तो खाली स्थान साम ऊर्जा है ये कैसे सिद्ध होगा? वैसे तो भाई आप जो कुछ भी बोलोगे वो इंफॉर्मेशन ही होगी, क्योंकि खाली स्थान अनुभव में आना मतलब क्रियापूर्णता हो जाए।
तो वो कुछ भी बोलेगा वो लॉजिकली हमें जो समझ में आया उस तरीके से ही होगा। हाँ हाँ अनुभव में अभी कैसा है जो अभी नहीं आया मुझे। जी जी करिए करिए। हाँ जैसे ये बोतल है तो उसका कुछ आकार है, आयतन है, तो इसको हमको समझाना है तो हमको उसके शेप और उसकी डिज़ाइन के साथ ही इसका अस्तित्व हम बता पाते हैं कि ये बोतल है तो मतलब उसका कुछ आकार है, कुछ उसकी साइज़ है। तो जब ये जब हम बताते हैं तो हम इसका बने रहना के तौर पर मैं खालिस्तान को समझाना चाहता हूँ कि ये अगर मैंने बोतल यहाँ से उठाकर यहाँ रखी तो तभी भी उसका आकार आयतन मेंटेन रहता है। उसका मतलब ये है कि उसके लिए कुछ स्पेस अवेलेबल है जिसके कारण उसका आकार आयतन मेंटेन रहता है। अभी इसी बोतल को मैं किसी एक्सट्रूजन मशीन में डाल दूंगा तो वहाँ पर उसका इस बोतल को यदि आप पानी की टंकी में डाल देंगे और पानी की टंकी में मूव कर सकते हैं, भरी हुई टंकी में, तो मूव नहीं होगी, अपने आकार में बनी नहीं रहेगी। मुँह तो होगी, वही मैं बताना तो चाहता हूँ तो कि वहाँ नहीं है, वहाँ खाली स्थान नहीं, खाली स्थान नहीं है। पूछ वो भरी हुई है ना, पानी से भरी हुई टंकी में बोतल को डुबो के आप ऐसे ऐसे ले जा सकते। भरी हुई फिर तो उसका भरी हुई में भी भरी हुई घूमती फिर उसका एग्जिस्टेंस है वो हम टंकी के साथ बताना पड़ेगा। बोतल को नहीं, बोतल को हम वहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। टंकी के साथ उसकी फिर उस ग्रेविटी वहाँ मतलब उसका जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम मेज़र कर पाएंगे तो उस टंकी के साथ मेज़र कर पाएंगे। बोतल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर हमको बताना है तो वो स्पेस के साथ ही बता पाएंगे। नहीं, यदि बोतल को पानी में डाल देंगे तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। नहीं, एग्जिस्टेंस है लेकिन उसकी जो भी बने रहने के लिए जो भी क्वालिटीज उसके अंदर है तो पानी में अगर बनी रहेगी। हाँ बनी तो रहेगी। हाँ क्या नहीं बनी रहेगी? बनी तो रहेगी। रेत में डाल दीजिए, रेत में भी बनी रहेगी। कुछ समझने में चूक हो रही है और बताइए क्या सोचते हैं? कैसे पता आपको सबको अवेलेबल है? पहली बात तो वो एक ही चीज कैसे है? हैं? अगर वो एक ही चीज है, अगर आपने एक कहा तो उसका आकार निश्चित हो गया, और जैसे ही आपने उसका आकार तय कर दिया तो दूसरी हो सकती है, क्योंकि जो बचा हुआ जगह है वहां दूसरी हो सकती है। थोड़ा सा जोर लगाइए सब लोग। ये वो खालिस्तान अनुभव में नहीं आता है? दीदी ने सब बोला क्या होता है? मूल्य में मूल्य क्या चीज है? नहीं पता नहीं वहां तक अभी नहीं पहुंचा ना है। मतलब जो भी बोलेगा वो मतलब सूचना ही बोलेगा। जहां तक आप नहीं पहुंचे वो है, ये कैसे पता आप? तो अभी तो मानने से ही शुरू करेंगे है। तो इसका मतलब है सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति हम लोग समझ नहीं सकते। कैसे समझ सकते? वही तो समझना। तो अध्ययन अनुभव के बाद होगा, पहले कैसे होगा? देखिए, अध्ययन उसी का होता है जो प्रत्यक्ष है। जो अनुभव में पूरा अध्ययन हो जाएगा, है ना, लेकिन अध्ययन से पहले वस्तु तो होना चाहिए। हम आपसे कहें पानी का अध्ययन करिए और पानी है नहीं, और आप कहेंगे पानी का अध्ययन तो अनुभव में होगा पानी है ही नहीं तो अनुभव में कैसे होगा? पहले पानी हो, अध्ययन करते करते अनुभव हो जाएगा पानी क्या है। तो पहले अध्ययन करने की वस्तु स्पष्ट होना जरूरी है ना, कि नहीं है? जो भी यहाँ पर बैठे हैं हाँ। या भी जो भी मानव है
जो भी मानव है या जो भी प्रकृति है वो एक कोई निश्चित लक्ष्य के लिए है, तो ये लक्ष्य कहाँ से आया, उसका कोई आधार होना चाहिए। सपोज मैं भी सुख चाहता हूँ, सब लोग सुखी चाहते हैं, तो उसका कोई तो आधार है। अभी उस आधार को जब हम देखेंगे तो अगर हम चारों अवस्थाओं को देखें तो जड़ और चैतन्य प्रकृति साथ में मिलके ही है। जीवन और मानव का संयुक्त रूप ही ये सह अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहता है, और उस जीवन और शरीर का संयुक्त रूप ही इस सह अस्तित्व को प्रकट करना चाहता है। कैसे? उसे प्रमाणित करना चाहता है। कैसे? आपको कैसे पता? जो भी मीन्स हमको वो चाह है कि हम भी सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक रह पाए, हम भी उस मूल्यों का प्रकटन कर पाए। तो वो मूल चाहना आई कहाँ से है? हाँ, कहाँ से आई? हाँ, तो उसका आधार ही हम की सत्ता में संपृक्त है, तभी ये सब क्रियाशील है, तभी इसका एक निश्चित गति है कि विकास क्रम होकर विकास होना है, जागृति क्रम होकर जागृति होना है, क्योंकि यही हमारा प्रयोजन है, यही निश्चित दिशा है, और वो हर कण कण में है, हर जीवन में है, तो उसका कोई आधार होना चाहिए। तो वो उस आधार पे हम ऐसा लगता है कि सभी की दिशा एक ही तरफ जा रही है, तो उस तरफ से हम कुछ सोच सकते हैं कि उसका पीछे कोई आधार है। और अभी जब रोशनी मिली तो ये पता चला कि उसका यही लॉजिकल तार्किक और यही आधार दिख रहा है। बाकी जो आदर्शवाद और भौतिकवाद में जो दिखा उसमें ऐसा कोई जुड़ नहीं पाता है, कहीं ना कहीं प्रश्न बच जाता है कि इसकी उत्पत्ति है या नहीं है, उसका कोई क्रिया शून्य है या नहीं है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि हमारी सोच इसके बाहर जा नहीं रही है, कितना भी हम तर्क वितर्क करें। तो ऐसा वो स्वीकृति होती जाती है कि ऐसा कोई आधार हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन स्पष्ट तो होना चाहिए। यदि स्पष्ट होता है तो अध्ययन हो सकता है, नहीं तो एजम्पशन है। हाँ, विशाल भैया ने जो एग्जाम्पल दिया उसमें कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने बोतल का एग्जाम्पल दिया, अगर वो पानी में डालेंगे तो अगर एक वेसल में पानी है उसमें बोतल डालेंगे तो उसका पानी ऊपर आ जाएगा, मतलब कि पानी बोतल को समाने के लिए उसमें जगह करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि पानी बोतल के आर पार नहीं हो सकता, लेकिन स्पेस में अगर बोतल है तो स्पेस बोतल के आर पार है तो उसको जगह बनानी नहीं पड़ती। पानी के आर पार, बोतल के आर पार है तो पानी के भी आर पार। आपने थोड़ा सा कोशिश करी लेकिन तर्क पूरा नहीं बैठा। और बताइए, कैसे पता आपको एक दूसरे के लिए? कैसे? आप एक बार इनका पूरा हो जाए फिर आप। हाँ, हाँ, ठीक है, तो प्रयोजन पता लग जाता है ना। जब हम दो क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसका प्रयोजन पता लग जाता है। तो प्रयोजन पता लगने से सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ये सिद्ध होता है क्या? क्या है नित्य? नित्य वर्तमान क्या चीज? हाँ हाँ, उसमें नित्य क्या चीज है? क्या? और वर्तमान प्रक्रिया, ऊर्जित जिसको हम बोलते हैं। ऊर्जित? हाँ, ऊर्जा में डूबी भीगी घिरी रहने से हाँ। जो जड़ चैतन्य तो ऊर्जा। आपके हिसाब से दो वस्तुएं हो गई, एक ऊर्जा और एक ऊर्जित। आपने कहा नित्य वर्तमान, तो मैंने पूछा नित्य क्या है, आपने कहा ऊर्जा। फिर मैंने पूछा कि वर्तमान क्या, आपने कहा ऊर्जित। ऊर्जा ही वर्तमान है, लेकिन ऊर्जा में रहने से जो जड़ चैतन्य है वो निरंतर है, पारंपरिक है। यदि ऊर्जा वर्तमान है तो नित्य कैसे? नित्य का मतलब होता है जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, और वर्तमान का मतलब होता है जो परिवर्तन के साथ बना हुआ है।
वर्तमान का मतलब होता है कोई परिवर्तन के साथ कोई वस्तु बनी हुई है, वो वर्तमान है, ऐसा बोलते हैं ना। वर्तते हुए, वर्तन करते हुए, क्रिया करते हुए बना हुआ है, क्रिया बना हुआ है। आपने बात तो ठीक बोली कि दो प्रकार की रियलिटी है, एक ऊर्जा है और एक ऊर्जित है। और जो ऊर्जित है वो वर्तमान है और जो ऊर्जा है वो नित्य है। लेकिन ये दोनों संप्रक्त हैं, है ना। जो वर्तमान के रूप में प्रकृति है, प्रकृति के रूप में क्रिया है ना। क्रिया ऊर्जित है, ऊर्जित है मतलब निरंतर क्रियाशील है, इस अर्थ में ऊर्जित है। लेकिन वो ऊर्जा से ऊर्जित है ये कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि यहाँ पर जो प्रस्ताव में ये कहा जा रहा है, सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, है ना। सत्ता में संप्रक्त, हाँ थोड़ा मैं प्रयास करती हूँ। हाँ हाँ करिए। जैसे कि हम जड़ चैतन्य प्रकृति को देखें तो सारी प्रकृति आकार आयतन धन से हम डिफाइन करते हैं। तो उसी के रेफरेंस में देखें कि कोई ऐसी वास्तविकता है जिसका आकार नहीं है, धन नहीं है और आयतन नहीं है, और जड़ चैतन्य है वो लिमिटेड है। और उसके रेफरेंस में देखें तो जो वास्तविकता है वो अनलिमिटेड है, जो सत्ता के रूप में है। तो इस रेफरेंस से हम ये कह सकते हैं कि जड़ चैतन्य के रेफरेंस में कि कोई ऐसी वास्तविकता है जो सत्ता के रूप में है। तो जो जड़ चैतन्य है वो वास्तविक नहीं है? हाँ, वो भी वास्तविकता ही है। हाँ। तो उसके रेफरेंस में वो जो अनलिमिटेड अनंत वस्तु है, दो प्रकार की वास्तविकताएं हैं। हाँ, एक जड़ चैतन्य प्रकृति और दूसरा सत्ता व्यापक जिसको। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो सत्ता जो व्यापक है, पहली बात तो वो व्यापक है, ये कैसे पता लगेगा? और सभी जगह व्याप्त है, इसलिए। कैसे सभी जगह व्याप्त है इसका? अच्छा, सभी जगह बोलते हैं, मतलब जगह यानी क्या होता है? सभी जगह, जगह है देश है, लोकेशन मतलब लोकेशन तो इंग्लिश शब्द है, उसका मीनिंग बताइए, मीनिंग। ठीक है ना, परेशान तो नहीं कर रहे ना हम लोग, है? हाँ हाँ जी हाँ खाने से जो ऊर्जा मिलती है हाँ लिमिटेड मिलती है, हाँ हाँ, लेकिन जो सोचते हैं हाँ। तो ये सोचने की जो ये क्षमता है हमारे में, वो अनलिमिटेड दिखती है, क्योंकि जितना भी सोचते हैं तो वो कम नहीं होती है। तो ये यहाँ से एक ये लॉजिक बैठता है कि वो खाने से तो नहीं आती, मतलब वो भौतिक रासायनिक वस्तु से तो नहीं आती है। तो ये जो सोचने की जो हमारी क्षमता है उसका सोर्स कोई अनलिमिटेड होगा, तभी ये जो ताकत हमारे में बनी है वो अनलिमिटेड है। तो कुछ ना कुछ ऐसी रियलिटी तो है जो अनलिमिटेड हाँ है। कुछ ना कुछ तो है। लेकिन क्या वो स्पष्ट रूप से पहचानने में आती? क्योंकि कुछ ना कुछ है, उसका अध्ययन नहीं हो सकता। हम लोग तो साइंस के विद्यार्थी हैं ना, सभी लोग। मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ ना। अध्ययन तो हम उसी कर सकते हैं जो है, कुछ ना कुछ है, उसका क्या अध्ययन करें? अब जब हमारे पास कोई वस्तु है, फिर हम उसमें ऑब्जर्वेशन करें। पहले वस्तु हो तब तो ऑब्जर्वेशन करें, वस्तु नहीं है तो ऑब्जर्वेशन किसका करें? हाँ, तो बताइए लोकेशन मतलब क्या है? स्थान यानी क्या? स्थान यानी क्या? ये तो पढ़ लिया ना अपन ने उसमें, व्यवहार दर्शन में। देश क्या है? जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका देश है। जैसे ये इसने जितना स्थान घेरा है उसका देश है। वो स्थान क्या है? स्थिरता क्या है? तो
तो हम लोग सबसे पहले इसी का अध्ययन कर लेते हैं ना, तभी इससे आगे की यात्रा होगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी पेन का जेब में ही है, अस्तित्व में दो प्रकार की वास्तविकताएं हैं ना। एक है जिसको हम कह रहे हैं क्रिया, और दूसरी है जिसको हम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक कह रहे हैं कि एक क्रिया शून्य है। ठीक है, अभी ये है या नहीं है, इस पे प्रश्न है। ये तो है, स्पष्ट है, हैं? चलिए, तो क्रिया क्या चीज है? तो प्रकृति ही क्रिया है ना, प्रकृति ही क्रिया है। और प्रकृति, अनंत प्रकृति के बीच में जो भी वस्तु है या रिक्त स्थली है, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, जितना अभी आपने बोला है ना, तो उसको हम कह रहे हैं कि वो स्पेस बोलते हैं ना। और हिंदी में यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे स्पेस को? है? चलिए, व्यापक वस्तु बोल देते हैं। ठीक है, जो प्रकृति की सीमा के बाद भी है, मतलब प्रकृति तो सीमा में है, लेकिन प्रकृति की सीमा के बाहर भी कोई वस्तु है, जिसको हम लोग स्पेस कह रहे हैं, रिक्त स्थली कह रहे हैं, आकाश कह रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो अध्ययन करने की वस्तु ये दोनों हैं, और दोनों प्रत्यक्ष हैं। ये प्रत्यक्ष है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, नहीं, अभी जो आप समझा पाए वो इतने ही समझा पाए कि दो क्रियाओं के बीच में कोई खाली जगह है। तो खाली जगह है, इसलिए कह रहा हूं मैं कि खाली जगह है। ये खाली जगह का अध्ययन कर सकते हैं। ये खाली जगह, जैसे मैं आपके पास आता हूं तो क्या खाली जगह सिकुड़ती है ना? तो ये खाली जगह है, इसका तो अध्ययन कर सकते हैं अपन। अभी वो खाली जगह और प्रकृति जो है आपस में संपर्क है या नहीं है, उसका अध्ययन नहीं कर सकते। अभी तो नहीं कर सकते। खाली जगह है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप भी प्रश्न कर सकते हो जैसे हमने किए है, क्योंकि आप प्रश्न करेंगे तभी तो मजा आएगा ना, मजा तो तभी आएगा। तो ये दो चीजें हैं जिनका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं ना। तो क्रिया का अध्ययन करते हैं, तो क्रिया कैसी है? भौतिक क्रिया है और रासायनिक क्रिया है और जीवन क्रिया है। भौतिक क्रिया क्या है? भौतिक क्रिया किसको कह रहे हैं? भौतिक क्रिया है, और रासायनिक क्रिया क्या है? बताओ ना। पानी में नमक को डाला, हाँ, तो उसका जो पहले पानी का जो टेस्ट था वो चेंज हो गया, केमिकल प्रोसेस हुआ। तो उसमें मतलब जो केमिकल रिएक्शन से वो फिजिकल में क्या है कि वो दोनों
चेंज नहीं होता, मतलब तीसरा जो बनता है उसमें चेंज नहीं होता है। जब केमिकल में क्या होता है कि दो चीज़ों को मिला के तीसरा जो कॉम्पोजिशन तैयार होता है वो चेंज हो जाता है। पानी में नमक मिलाने से रासायनिक क्रिया कहाँ होती, भौतिक क्रिया ही होती। भौतिक क्रिया है ना। पानी को गर्म कर दीजिए, नमक बच जाएगा, और जो गर्म होके भाप बना उसको ठंडा कर दीजिए, पानी वापस आ जाएगा। तो भौतिक की क्रिया हुआ ना, कोई रासायनिक क्रिया कहाँ हुई। हम लोग रसायन किसको बोल रहे हैं और भौतिक क्रिया किसको बोल रहे हैं। भौतिक क्रिया का मतलब है ताप, दाब, ध्वनि, तरंग, है ना। जो परमाणु के अंदर जो भी है भार, उसका जो भार है वो भौतिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया मतलब जब दो परमाणु मिलके कोई नई गठन बना लेते हैं तब वहाँ से रसायन शुरू होता है ना। रसायन क्रिया का मतलब है जब कम से कम दो एटम मिलके कोई, जैसे मीथेन है CH4 हम लोग बोलते हैं, या पानी है H2O बोलते हैं ना, या सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो वो रसायन है। लेकिन केवल हाइड्रोजन है, केवल ऑक्सीजन है, तो वो रसायन है क्या। केवल सोडियम है, तो पानी में भौतिक गुण भी है और रासायनिक गुण भी है ना। तो पानी में भौतिक है, हर रसायन में भौतिक शामिल रहता है, क्योंकि रसायन जो है परमाणु से मिलके बनता है ना, इसलिए दोनों चीज़ें उसमें रही। तो भौतिक क्रिया का मतलब है जो एटम के अंदर क्रिया है, जो ताप है, दाब है, या एलिमेंट्स के अंदर में जो क्रिया है। एलिमेंट्स का मतलब है परमाणुओं का समुच्चय। एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं, लोहा बोलते हैं ना, आयरन। तो लोहा क्या चीज़ है, लोहे के एटम्स का संगठित रूप है ना, समुच्चय है, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं ना। केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स बताए गए हैं ना। तो भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, और तीसरी जीवन क्रिया है। तो रासायनिक क्रिया जो है परमाणुओं के गठन से शुरू होती है ना। और इसके बाद अम्ल और क्षार के रूप में होती है, फिर प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में होती है, फिर प्राण कोशिकाओं के रूप में होती है। प्राण कोशिकाओं की क्रिया के रूप में ही वनस्पति संसार की क्रिया है, और फिर मानव शरीर, जीव जंतुओं के शरीर के अंदर भी रासायनिक क्रिया है ना। और जैसा बताया कि हर रासायनिक क्रिया में भौतिक क्रिया शामिल रहती। जैसे हमारे शरीर में टेम्परेचर होता ना, तो टेम्परेचर रासायनिक क्रिया नहीं, हम सबके अंदर ताप है ना। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जो है प्रेशर होता है, तो प्रेशर जो है रासायनिक क्रिया नहीं। तो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो गई, और तीसरी जीवन क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया का मतलब ये हुआ। और ये जो व्यापक वस्तु है इसमें कोई क्रिया है क्या। जैसे मैं आपके पास आता हूँ तो क्या ये अपनी जगह से हटता है, ऐसा है। तो इसीलिए उसको लिखा कि क्रिया शून्य है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन से ही पता लगेगा, और कैसे पता लगेगा। हट नहीं रहा है, ये ऑब्जर्व किया। क्रिया हट रही है, जैसे मैं हट रहा हूँ है ना, आप अपनी जगह पे स्थिर है, ये नहीं हट रहा है। हवा हट सकती है, लेकिन ये जो रिक्त स्थली है, जो स्पेस है जिसको हम कह रहे हैं, वो नहीं हटता है।
हाँ, अब थोड़ा घेरना शुरू किया। हम्म। दोनों भी एक दूसरे के रेफरेंस में हट रहे हैं, तो उससे कैसे पता लगा कि आपस में क्रियाएं वो हट रही हैं? पानी भी क्रिया है, वो भी क्रिया है, इसलिए क्रियाएं हटती हैं, क्रिया शून्य नहीं हटता है, ऐसा बोल। पहले तो क्रिया शून्य है कैसे है, वो कैसे पता लगेगा? हटने नहीं हटने का बात तो बात है। ठीक है, इसको समझ के देखते हैं कि क्रिया शून्य है या नहीं है। पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि क्रिया शून्य नाम की कोई वस्तु होती है या नहीं होती है ना। तो केवल इसको कर लेते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं, ठीक। तो हमने कहा ये क्रिया है, फिर ये जो क्रिया है इनका कोई ना कोई आकार है, या आयतन भी है और घन भी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसका पहले अध्ययन कर लेते हैं। अच्छा, ये घटता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? घटता बढ़ता है। हाँ, ऑब्जर्व कर सकते हैं भौतिक रासायनिक जैसे ऑब्जर्वेशन। जीवन में कैसे आकार आयतन घनत्व वो घटता बढ़ता? विचार का आकार होता है कि नहीं? इच्छा का आकार होता है नहीं होता? दिखाई तो नहीं देता कभी। जैसे आपकी कोई इच्छा हो जिसका आकार दिखाई नहीं देता, बताइए। आप कोई भी एक इच्छा बताइए जो आपकी हो जिसका आकार नहीं हो। संपृक्तता। संपृक्तता। संपृक्तता कोई इच्छा है क्या? वो ऐसा कुछ विचार आया, विचार में आया कुछ संपृक्तता जैसे, तो वो मैं तो इच्छा पूछ रहा हूँ। इच्छा, आपकी इच्छा। संपृक्तता को जानना है तो इच्छा नहीं, मैं इच्छा पूछ रहा हूँ। संपृक्तता को जानना। हाँ, संपृक्तता को जानना है, वो इच्छा है। इच्छा है तो किसी एक वस्तु को जानना है, ये सीमा है ना उसकी। तो इसलिए हर इच्छा सीमित होती। जैसे घर बनाना है, सीमित इच्छा है ना, कि हमको कोई पद चाहिए तो कौन सा पद चाहिए, सीमित इच्छा है। हमको किताब पढ़ना है तो एक सीमित इच्छा है। लेकिन उससे जीवन होता है ऐसा पता इसलिए इच्छा का आकार होता है, ये सिद्ध होता है। इससे जीवन का आकार पता चलता है। मैं जीवन के आकार की बात ही नहीं कर रहा। मैंने वो क्वेश्चन पूछा इसलिए। आपने जीवन क्रिया का पूछा था। नहीं, मीन्स के वो तीन चीजें लिखी थी ना, भौतिक रासायनिक। तो भौतिक तो कैसे देख सकते हैं? अभी परमाणु का आकार होता है, ये पता लगता है आपको? नहीं, वो इसीलिए बोला कुछ हद तक देखते परमाणु का जो आकार है ना, उसके अंदर जो भी क्रिया है उससे पता लगता है। हाँ, तो वैसे ही जीवन के अंदर जो क्रिया है उससे जीवन का आकार पता लगता है। ऐसा मीन्स क्रिया से पता है। क्रिया से पता ऑब्जर्व करेंगे। क्रिया नहीं हो तो आकार पता नहीं लगे। सही। इसलिए जो आकार है वो क्रिया का ही होता है। मीन्स जिस चीज की क्रिया है उसका वो आकार। हाँ, विचार की क्रिया है, आशा की क्रिया, इच्छा की क्रिया है, उससे क्रिया का। और जीवन के अंदर जितनी भी क्रियाएं, सब क्रियाओं को मिला के जीवन का आकार। ठीक है ना। कोई भी वस्तु का, इस वस्तु का आकार क्या है? हम लोग जिसको आकार बोलते हैं वो तो अभी लंबाई चौड़ाई में मापते हैं। तो लंबाई चौड़ाई किसकी मापते हैं? कोई वस्तु कोई भी भौतिक वस्तु की ना। ये वस्तु जो है कई बहुत सारी चीजों के समुच्चय में ये वस्तु है ना। तो हम इकाइयों का ही नापते हैं, और हर इकाई जो है एक गठन है, तो हम गठन का ही नापते हैं। परमाणु भी एक गठन है, तो परमाणु का आकार नाप सकते हैं। लेकिन परमाणु का आकार नापने के लिए आपके पास स्केल नहीं है, है ना।
तो हम फिर दूसरा स्केल पैदा करते हैं। क्या स्केल पैदा करते हैं? परमाणु का आकार उसका क्रिया क्षेत्र है। जो क्रिया का जो प्रभाव क्षेत्र है या क्रिया क्षेत्र है ऐसा बोलते हैं। तो क्रिया क्षेत्र में हर परमाणु का आकार पता लगता है ना। जैसे हमको ये पता लगा कि न्यूक्लियस होता है, कैसे पता लगा? रदरफोर्ड का प्रयोग है ना, तो उससे पता लगा। तो उससे आकार पता लगा। क्या आकार पता लगा? कि न्यूक्लियस सॉलिड है और जो उसके परिवेशी अंश हैं उसके बीच में सॉलिड नहीं है, ऐसा पता लगा। तो उससे उसके आकार का अनुमान लगा, है ना। इसलिए क्रिया क्षेत्र के रूप में किसी भी, तो इसीलिए जीवन का आकार क्या है? तो जीवन का आकार जो है उसका जो क्रिया समुच्चय के रूप में जितना क्षेत्र है वो जीवन का आकार है ना। तो अभी हम अपने अंदर क्रिया के रूप में क्या पा रहे हैं? तो आशा, विचार, इच्छा पा रहे हैं। आशा का भी आकार है, इच्छा का भी आकार है, विचार का भी आकार है। विचार असीमित है कि सीमित है? अभी जैसे आपने बताया तो सीमित ही होना चाहिए, सीमित होना। मीन्स मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्रिया देखें, विचार, इच्छा, तो आपने बताया कि कोई भी इच्छा है वो सीमित है, लेकिन जैसे पूरा जीवन को स्टडी किया है तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पुंजाकार में होता है। हाँ। तो वो आकार, वो जो आकार, पुंजाकार को डिफाइन किया है। पुंजाकार को ऐसे डिफाइन किया है कि किसी वस्तु, धागे में, रस्सी में उसके एक कॉर्नर पे आग लगा के उसको जोर से घुमाते है ना, तो एक आग का सर्किल बन जाता है। लेकिन आग का सर्किल जो है वो आकार तो नहीं है उसका। जैसे हम पंखे को घुमाते हैं ना, तो इसके जो ब्लेड्स के बीच में जो स्पेस है वो नहीं दिखता, पूरा दिखता है, पूरा आर पार भी दिखता है और पूरा ब्लेड भी पूरा दिखता है ना। लेकिन पंखे का आकार वो तो नहीं है ना, यदि हम भौतिक आकार की बात करें तो वैसे ही जीवन का जो भौतिक आकार है वो उसका क्रिया समुच्चय है। और उसके गतिपथ के आधार पे आकार देखेंगे तब वो पुंजाकार है। जिस क्षेत्र में वो क्रियाशील रहता है वो क्रियाशीलता के आधार पे देखें। जैसे पृथ्वी का आकार तो हम देखेंगे तो पृथ्वी का आकार जो है वो गोल है ना। लेकिन यदि पृथ्वी के गतिपथ के साथ आकार देखेंगे, सूर्य की सापेक्षता में पृथ्वी के गतिपथ के साथ उसका आकार देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा। और यदि मान लीजिए कि इस गति को बहुत अभी जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती कोई 1 लाख कुछ किलोमीटर है ना, यदि मान लीजिए इसको 1 करोड़ कर दें तो कैसा दिखेगा? वैसे ही दिखेगा, पुंजाकार है ना। लेकिन वो पुंजाकार है नहीं, देखने में नहीं आ रहा, बस इतना ही। मूल रूप से हमारी जो आँख है वो उस गति को नहीं देख पा रही, इसलिए पुंजाकार बोल रहे हैं। और यदि आँख देख पा रही है तब उसका आकार जो है उसका क्रिया क्षेत्र ही, उसका फैलाव ही है, विस्तार ही है, जहाँ तक उसका विस्तार है उस अर्थ में। आकार, आयतन, घनता जो भी है ना, उस अर्थ में बोल रहे हैं। तो हर क्रिया का कोई ना कोई आकार है, उसका कोई ना कोई है ना, आयतन है, घनता है ना, डेंसिटी है। उसके आधार पे ही संपूर्ण आकार बनेगा ना कोई भी वस्तु। तो क्रिया का तो आकार है ना, चाहे वो भौतिक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो, जीवन क्रिया हो। जैसे बीज की क्रिया है, बीज की क्रिया का आकार कितना है? बीज की क्रिया का फैलाव कितना है, विस्तार कितना है? सीड तो 20 से 20 तक उसका विस्तार है, 20 से 20 तक उसकी क्रिया है, 20 से 20 तक उसका क्रिया का फैलाव है, नहीं है? उतना ही हो ना कि भाई बीज के अंदर पूरी क्रिया कितनी है। तो जड़ बनने से लेके वापस बीज बनने तक है ना, अंकुरित होने से लेके बीज बनने तक, बीज बनने के बाद फिर कोई क्रिया नहीं
फिर से वही क्रिया का रिपीटिशन है ना। तो वो आकार वैसा नहीं होगा लंबाई चौड़ाई में, लेकिन उस क्रिया का विस्तार के रूप में उसका आकार होगा। जैसे हम कहते हैं शरीर की आयु का आकार निश्चित है अनिश्चित है? एक अनुमान में जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100 साल है, 80 साल है, 200 साल है, 150 साल है, कुछ भी बोल सकते, पर अनिश्चित तो नहीं है ना। तो आकार का मेजरमेंट ऐसा भी होता है, केवल आपका एक स्केल जो है हमने डेवलप किया, स्केल बदल दिया, मेजर जो मेजरेबल है जिसको नापा जा सकता है ना, नापने की कई विधियां हो सकती। जैसे हम टेम्परेचर का आकार, टेम्परेचर को माप सकते हैं, लेकिन हम उसको स्केल से नहीं माप सकते, उसका मेजरमेंट जो है वो दूसरे तरीके से होता है। ठीक है। इच्छा सीमित, मतलब कोई अगर एक इच्छा को लेते हैं तो उसका आकार पता चलता है और ऐसे लगता है कि सीमित है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इच्छा विचार आशा मतलब असीम। अभी देख लेते हैं, आपके अंदर इच्छाएं होती हैं ना कोई आकार में ही होती हैं, ऐसी ही तो हो रही हैं इच्छाएं, बहुत सारी हो रही हैं, मान लीजिए होती जा रही हैं, ऐसी ही तो हो रही है ना। कई बार ऐसी भी हो सकती है कि ये इच्छा हुई, फिर ये इच्छा ऐसी ऐसी भी हो सकती है। पहले आपने अपना घर बना लिया, फिर कॉलोनी बना ली, फिर नगर बना लिया ऐसा भी हो सकती इच्छा। तो फिर भी आकार तो तय होगा कि नहीं होगा? सीमा तो तय होगी ना। मैं कह रहा हूँ सीमा होगी कि नहीं होगी? है? कोई इच्छा ऐसी भी हो सकती है क्या कि जिसकी सीमा नहीं? फिर वो भ्रमित कल्पना हो जाएगी, वो इच्छा नहीं होगी। इच्छा और भ्रमित कल्पना में अंतर है। क्या आपकी ऐसी कल्पना बनती है कि मैं सूर्य को इस बोतल में बंद कर लूं? हम एक ऐसी कल्पना करते हैं चंद्रमा को हम इसमें कैद कर दें, ऐसी कल्पना, ये कल्पना है। इच्छा तो वही होती है ना जो पूरी हो सकती, और जब पूरी हो सकती तो उसकी कोई सीमा है, उसका आकार है, आकार भी है, प्रकार भी है, उसका प्रयोजन भी है। वो जिज्ञासा है। इच्छा भी हो सकती है। ये जिज्ञासा है, जब ये जिज्ञासा तीव्र हो जाती है तो इच्छा है। उसका क्या मतलब? उसका आकार ये है कि वो इच्छा पूरी हो सकती है। ब्रह्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म को पूरा देखा जाना समझा जा सकता है, ये पूरा हो सकता है तब तो ब्रह्म की जिज्ञासा, नहीं तो क्या मतलब? यदि पूरा नहीं हो सकता है तो ऐसी जिज्ञासा करके भी क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा को जो है हम इस बोतल में बंद कर देते, जो नहीं हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बोतल में पानी भर दीजिए तो चंद्रमा का प्रतिबिंब बोतल में आ जाएगा। हाँ देखिए तर्क तो करना पड़ेगा आपको कि साहब वो बोतल में तो आ गया है, लेकिन वो चंद्रमा नहीं है, प्रतिबिंब है। आपने कहा था चंद्रमा तो चंद्रमा प्रतिबिंब है ना। ठीक है। और
हाँ तो पूरी होगी, लेकिन वो सीमित भी है, ठीक है, लेकिन इस इच्छा का आकार, आयतन, रतन, वो कैसे सोचें? किसका आकार आयतन का? ये जो इच्छा है हाँ पाने की, हाँ। विश्वास, विश्वास क्या होता है? मेरे विकास के अर्थ में सब लोग हैं ये सारे। है? तो यदि सब लोग हैं तो मेरे से पाना कैसे हुआ? सबसे मतलब सबसे पाना हुआ ना, है ना? तो विश्वास कोई पाने की चीज है? यदि विश्वास पाने की चीज है तो विश्वास क्रिया है, जो मेरे अंदर से निकल के आपके अंदर जाएगी, आपके अंदर से निकल के उनके अंदर जाएगी। क्रिया नहीं है ना। भाव क्रिया है कि क्रिया शून्यता है? पहले तो ये तय हो जाए कि जीवन में आकार आयतन घन होता है कि नहीं होता है, इसके बाद की बाकी चीजों का तय होगा, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं वो जीवन का भाग है ना, जीवन की क्रिया है वो इच्छा जो है। यदि जीवन का आकार आयतन घन होता है तो उसका भी होगा, और यदि इसका नहीं होता है तो उसका भी नहीं होगा। ये बात सिंपल सा लॉजिक है। एक बार चल यहाँ से चलते हैं ना, ये मैं हूं कि नहीं हूं? हमको अपना होना स्वीकार होता है कि नहीं होता? है? मैं हूं। आशा विचार इच्छा है कि नहीं? आशा विचार इच्छा है, पहचानते हैं ना आशा विचार? ठीक है। तो मैं जो है देखने वाला हूं, देखने वाला यानी समझने वाला, है ना? और आशा विचार इच्छा दृश्य है, यानी जिसको देख रहा हूं। जिसको देख रहा हूं। तो देखने वाला और जो दृश्य है उसके बीच में यदि दूरी नहीं है तो देखने की क्रिया होगी है? नहीं होगी। कैसे? मैं मेरे को देखता हूँ, क्या देखता हूँ? तो आप देखते कहाँ हो अपने को? आप होते हो बस। ये मैं हूं का मतलब क्या है? क्या देखा आपने इसमें? वही, हाँ, क्या समझा इसमें? क्या देखा आपने? हाँ हूं, बस। इसके अलावा क्या देखा? जिसको हम होना कहते हैं ना, जिसको हम होना कहते हैं उसमें क्या देखेंगे? या तो हूं में और कंपोनेंट हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये कुर्ता देखा, है ना, या उनकी टी शर्ट वो शर्ट देखी, तो उसमें हम बता सकते हैं कि इसमें सफ़ेद रंग है, लाइन है, चौकोर, है ना, पट्टियाँ बनी हैं। तो वैसे ही मैं हूँ, अब इसमें और क्या देखें? आशा विचार इच्छा तो अलग है, उनको आप देख रहे हैं। देखने वाला मैं है, मैं देख रहा है। आशा आशा को देख रही है, विचार विचार को देख रहा है, इच्छा इच्छा को देख रही है, मैं आशा को देख रहा है, मैं विचार को देख रहा है ना? इसका मतलब मैं अलग हूँ, आशा विचार इच्छा अलग है। मेरा ही तो अविभाजित हिस्सा है। अभी अविभाजित है, नहीं अविभाजित है, इसको समझना है कैसे है? अच्छा बताइए, अविभाज्य है, आपका ही हिस्सा है, ऐसा कैसे पता लग रहा है? मैं इनको
करता हूँ, मैं एक विचार को एक दूसरा तीसरा चौथा मैं विचार है। इसको भी हिला रहा हूँ माइक को, मेरा अभिभाज्य हिस्सा है। ये अविभाज्य हिस्सा है ना, आपसे जुड़ा हुआ है। आप पकड़े हुए हैं ऐसे, इसे छोड़ दीजिए। पकड़े हुए हैं इसलिए लग रहा है। नहीं, पकड़े हुए नहीं भी है तो भी तो उसमें क्रिया तो हो रही है, हिल तो रहा ही है। कोई हमारे हिलाने से कोई चीज हिलती है ऐसा तो अभिभाज्य तो तब होगा जब मतलब मैं उसका टुकड़ा नहीं कर सकता, है ना। तो जो मैं होने का जो पहचान है, मैं आशा विचार इच्छा के द्वारा ही करता हूँ। उसके अलावा अगर मैं अपने अंदर में आशा विचार इच्छाओं को नहीं देखूंगा, मैं अपने आप को होने को भी नहीं पहचान पाऊंगा। मैं अपने आप को होने को आशा विचार इच्छा के अंदर में ही पहचान पाता हूँ। अगर आशा विचार इच्छाएं अगर नहीं दिखती है तो मेरा होना भी सिद्ध नहीं हो पाता है। अगर का प्रश्न ही कहाँ है, अगर का प्रश्न ही नहीं, वही तो वो जो मैं इनको मैं आशा विचार इच्छाओं को देखता हूँ, उसी से मेरा होना है वो सिद्ध होता है। मुझे पता लगता है कि मैं हूँ। पता चलता है कि मैं हूँ, उसके बिना भी पता लगता। जब जीवन क्रिया नहीं पहचानी थी हम लोगों ने, तो क्या हम अपने को नहीं पहचानते? मैं हूँ ऐसा तो बोलते थे, मैं हूँ और मेरा हाथ ऐसे बोलते नहीं बोलते। मैं नहीं हूँ ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो कहे मैं नहीं हूँ? यदि कोई मान लो कहता है मैं नहीं हूँ, तो उसके लिए हम भी नहीं है भैया। यदि कोई अपने लिए नहीं है तो उसके लिए मैं कैसे हो जाऊंगा? तो इसलिए पहले उसका होना है तभी हमारा होना है। हाँ, उम्मीद भैया जो मतलब बोलना चाहते हैं वो शायद ऐसा है कि जो आशा विचार इच्छा है वो दृश्य है, पर वो देखने वाला भी है। हाँ, तो मैं तो वो आशा समझा- विचार इच्छा पूर्वक ही अपने को देख पाता हूँ। वो जो कह रहे हैं वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि अविभाज्य है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अविभाज्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इसको साबित कैसे करेंगे? जैसे बाकी के जो दृश्य है ना, तो मैं उस कमरे में चला जाऊं तो ये दृश्य नहीं रहेगा मेरे सामने, ऐसा अपने अंदर में नहीं होता है। हम कहीं भी चले जाएं, है ना, आशा विचार इच्छा हमारे साथ ही बना रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई अविभाज्य, हम स्वप्न में भी चले जाएं तब भी बना रहता है ऐसा। इसलिए अविभाज्य है ऐसा पता लगता। जैसे मैं राजकोट से चला जाऊं तो यहाँ का जो दृश्य है वो मेरे साथ तो नहीं जाएगा, है ना, लेकिन मैं कहीं भी चला जाऊं मेरे साथ आशा विचार इच्छा निरंतर बना रहता है। इस अर्थ में अविभाज्य है, वो निरंतर मेरे साथ बना रहता है। ठीक है, अपने अंदर में देखने वाला तो मैं ही हूँ। अनुभव दर्शन में पहले ही है ना, इसके बाद दूसरी लाइन यही लिखी है ना, पढ़ दीजिए आप क्या लिखा है। कोई दृश्य अगर हमने देखा है, हाँ, एक बार कोई अगर दृश्य देख लिया तो वो भी हमेशा हमारे साथ बना ही रहता है, अगर उसको रिकॉल करे या फिर मैं ऐसा मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है। वो भूलता नहीं है जीवन, हाँ भूलता नहीं है दृश्य। मतलब याद करना चाहे तो याद कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने आग देखी, तो आग की मेमोरी जो है आग है। यदि आग की मेमोरी आग होती तो आपकी खोपड़ी जल जाती नहीं। और अगर आग जो हम ध्वनि करते हैं, यदि ध्वनि ही वस्तु होती तो जीभ जल जाती आग बोलते ही, कहाँ जलती? तो इसलिए वो दृश्य नहीं है, यानी वस्तु नहीं है।
इसलिए। हाँ, प्रश्न करिए, थोड़े कठिन कठिन करिए थोड़ा।